अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। टार्क ऑन करंट कैरिंग कॉयल व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। करंट कैरिंग कॉयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टार्क अमल करेगा और ये टार्क मालूम किया जाता है जी इस फार्मूला से NIAB cos अल्फ़ा। फार्मूला जब हमने डिराइव किया था तो IBA या IAB cos अल्फ़ा निकला था फॉर वन टर्न। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो साथ n लगा लेंगे, नंबर ऑफ टर्न लगा लेंगे NIAB cos अल्फ़ा। तो बेटा जी अल्फ़ा यहाँ पे कौन सा एंगल है? अल्फ़ा जो एंगल है ये है कॉइल के प्लेन। ये हमारे पास एक टर्न की कॉइल थी जो हमने डिस्कस किया था, तो ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है जी। तो जब ये कॉइल इस तरह से रखी होगी, अल्फ़ा कौन सा एंगल है? कॉइल के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान बनने वाला एंगल है। तो इस केस में जबकि ये कॉइल अगर आपको सही तरह से नज़र नहीं आ रही, वाइट बोर्ड भी वाइट है और ये भी वाइट है, तो यहाँ पे नज़र आ रही होगी या ऐसे कलरफुल कर लें, ये दोनों तरह से ठीक है। तो कॉइल के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान बनने वाला एंगल अभी ज़ीरो है। अल्फ़ा कॉइल के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान बनने वाला एंगल है, अल्फ़ा ज़ीरो है, cos 0 1 हो जाएगा तो टार्क हो जाएगा मैक्सिमम। तो जब टार्क अमल करेगा कॉइल रोटेट कर जाएगी, ऐसे ए यहाँ पे आ गई जनाब। अल्फ़ा अब ऐसे हो गया, कॉइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हैं। अल्फ़ा 90 हो गया, cos 90 0 हो गया, टार्क हो गया 0। तो टार्क वेरी करता जाएगा जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जनाब ये जो फॉर्मूला है ये हमें आइडिया देता है कि हम अगर करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो उस पर टार्क अमल करेगा, कॉइल रोटेट कर जाएगी और उसकी रोटेशन उतनी ज़्यादा होगी, मतलब करंट उतना ज़्यादा होगा, करंट जितना ज़्यादा होगा टार्क उतना ज़्यादा अमल करेगा। रोटेशन ज़्यादा होगी मतलब टार्क ज़्यादा अमल करेगा। इसका मतलब है कि इस आइडिया को हम इस्तेमाल कर सकते हैं करंट को डिटेक्ट करने के लिए कि कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, फिर उसको सर्किट के साथ कनेक्ट करें। अगर करंट होगा तो कॉइल रोटेट कर जाएगी, करंट जितना ज़्यादा होगा टर्निंग इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा, कॉइल ज़्यादा रोटेट करेगी। करंट जितना कम होगा कॉइल कम रोटेट करेगी, मतलब टर्निंग इफेक्ट उतना कम होगा, टार्क उतना थोड़ा होगा। तो दिस फॉर्मूला लीड्स अस टू डिटेक्ट द करंट इन एनी सर्किट। हम सर्किट की जो प्रोब्स हैं, जो तारें हैं, वो लगाएंगे कॉइल को, कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी होगी, करंट होगा तो कॉइल रोटेट करेगी, नहीं होगा तो नहीं रोटेट करेगी। और जनाब ये आइडिया हमें देता है, गैल्वेनोमीटर की बुनियाद प्रोवाइड करता है ये हमें। गैल्वेनोमीटर क्या है? इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। ये करंट को डिटेक्ट करने वाला इंस्ट्रूमेंट है जनाब। करंट को ये डिटेक्ट करेगा, लेकिन मामला एक छोटा सा मसला है यहाँ पे। मसला ये है करंट को डिटेक्ट करना है तो करंट होगा तो कॉइल रोटेट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कई दफ़ा ये होगा कि अगर तो आपने कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे रखी है कि कॉइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, एंगल 0 है, तो इसका मतलब ये है कि टार्क अमल करेगा, कॉइल रोटेट कर जाएगी। लेकिन अगर कभी कॉइल ऐसे रख दी जाए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कि कॉइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड आपस में 90 के एंगल पर हैं, तो cos 90 0 हो जाएगा, टार्क 0 हो जाएगा। तो करंट होने के बावजूद टार्क अमल नहीं करेगा, हमें लगेगा करंट नहीं है, एवं हम हाथियां लगा तो करंट निकल आया। वजह क्या हुई कि कॉइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर थे, तो करंट होने के बावजूद टार्क अमल ना कर सका। हम इससे मसले का हल निकालेंगे अभी कि ये जो अल्फ़ा है ये हम हमेशा के लिए 0 कर देंगे। अगर हम ये जो सेटअप हम बनाने लगे हैं टू डिटरमिन द करंट, टू डिटेक्ट द करंट, करंट को डिटेक्ट करने के लिए जो गैल्वेनोमीटर हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसमें हम ये अल्फ़ा हमेशा के लिए 0 कर देंगे ताकि इसका तो मक्कू ठप्पा जाए ना, इसका तो रोड़ा मुक जाए। अल्फ़ा 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, टार्क हमेशा के लिए, ये मसला हल हो जाएगा। जनाब अली गैल्वेनोमीटर का डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं, यही फॉर्मूला है। इसको अल्फ़ा 0 करके cos 0 1 हो जाएगा। टा इज इक्वल टू इफ alpha is equal to 0, this implies that ta is equal to NIAB। अब ये फॉर्मूला गैल्वेनोमीटर के लिए है, ये गैल्वेनोमीटर के लिए नहीं है, ये गैल्वेनोमीटर के लिए है। लेकिन अल्फा कैसे 0 होगा उसके लिए देखते हैं जनाब कि गैल्वेनोमीटर क्या होगा। आप देखें जी, ये जो आपको लेबोरेटरी में मिलने वाला ये गैल्वेनोमीटर है,
इसमें अभी नीडल 0 पे है, करंट एक सिमत में होगा, नीडल में डिफ्लेक्शन एक तरफ को होगी, करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो नीडल की डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि जब गुजरने वाले करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो टॉर्क भी रिवर्स हो जाएगा। इसके ये 3 प्रोब्स हैं, 3 टर्मिनल हैं, एक हम ये ब्लैक वाला हमेशा नेगेटिव होता है, रेड वाला पॉजिटिव होता है, रेड वाले 2 हैं, ये इसकी सेंसिटिविटी में फर्क है, ये इसी लेक्चर में आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। एक तार हम यहाँ पे लगाएंगे, इन दोनों में से एक लगा देंगे, तो ये एक्सपेरिमेंट में हम ये इस्तेमाल किया करते हैं। तो जनाब गैल्वानोमीटर कैसा होगा, इसमें एक तो आपको मैग्नेट चाहिए, और ये जो मैग्नेट है जनाब ये आपको यू शेप हॉर्स शू मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया जाएगा। ये नॉर्थ पोल है जी और ये है साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल रखी जाएगी। लो जनाब कॉइल बनाते हैं जी, ये देखिए नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल की हमने काफ़ी सारी रखना है। अब देखिए मैं ऐसे करके लगाता जा रहा हूँ जनाब दायरे, तो ये ना समझिएगा कि तारें एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं बल खा के, ये तो आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या आपस में जुड़ जाएंगी। तो इस जुड़ने से के खतरे से बचाने के लिए जैसे घर में बिजली की वायरिंग की जाती है, ऊपर ये जो माइक्रोफोन है इसकी वायर के ऊपर भी ये रबड़ की या प्लास्टिक की कोटिंग की होती है, लेकिन यहाँ मसला ये होता है कि आप ऐसे रबड़ या प्लास्टिक की कोटिंग करेंगे तो साइज ज़्यादा ओवर हो जाएगा, हैवी ज़्यादा हो जाएगी, उस कॉइल का घूमना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम इसके ऊपर रबड़ या पीवीसी की कोटिंग नहीं करते बल्कि लैमिनेट कर देते हैं। लामलेट नहीं सुनना इसको, लैमिनेट। लैमिनेट मतलब इसके ऊपर हम इंसुलेशन की तय चढ़ा देते हैं। आम किसी मैकेनिक से आप डिस्कस करेंगे कि जी वार्निश कर देते हैं, लैमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पे जनाब कॉइल का जो कॉइल के 2 सिरे थे जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखे, तो जनाब इसका एक सिरा अब यहाँ पे है, दूसरा सिरा यहाँ पे है। एक सिरे से करंट एंटर होके दूसरे सिरे से बाहर निकल जाता है। ये तो जनाब ये वाली कॉइल है। अब मुसीबत ये है कि जब आप देखें ये जो गैल्वानोमीटर है, मैं इसे यहाँ करंट नहीं अभी प्रोवाइड कर रहा, वो एक अलग वीडियो में आपको डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा हिलाने से देखिए सुई हिलती है और वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। सुई को वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आने वाला वो जो नीडल इसमें आपको नजर आ रही है, इस कॉइल के साथ ही अटैच्ड है। उस कॉइल को अपनी जगह पे वापस लेके आने वाला एक स्प्रिंग है, और ये स्प्रिंग यहाँ पे जनाब ये मैं अभी आपको मॉडल भी बनाया है मैंने, अभी मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में आपको। तो ये जनाब एक सिरा इसका ग्राउंडेड टर्मिनल, ये ग्राउंड का सैंबल होता है, अर्थ कर देना, ग्राउंडेड या कॉमन टर्मिनल कह लीजिए, और एक सिरे से करंट एंटर हो गया, बहरहाल जी दूसरे सिरे से निकल गया। इस स्प्रिंग की वजह से जब करंट गुजरना बंद हो जाएगा वापस वो ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाएगी। तो ये छोटा सा सेटअप है जनाब गैल्वानोमीटर के लिए। अब मामला ये है कि करंट गुजरेगा तो डिफ्लेक्शन होनी चाहिए, अल्फा हमने 0 करना है। अब जनाब ये जो कॉइल है, ये कॉइल ऐसे ही लच्छा सा बना के, इसका गुच्छा सा बना के यहाँ पे रखा नहीं जाएगा, बल्कि इस कॉइल को लपेटा जाएगा, वाउंड किया जाएगा आयरन कोर के ऊपर। कोर क्या है? कॉइल जिस शय के ऊपर लपेटी होती है उसे कहते हैं कोर। कोर CORE, एक तो वो सिखों के नाम होते हैं ना, हमीदा कोर, मीदा कोर, शीदा कोर, ये वो वाली कोर नहीं है। यहाँ पे कोर है वो फ्रॉम द कोर्स ऑफ माई हार्ट, दिल की गहराइयों से। तो ये गहराई वाला अंदरूनी हिस्सा, ये जैसे कॉइल पेटी है तो ये इसके अंदर जो मेरा बाजू है शर्ट के अंदर ये कोर है। तो जिस शय के ऊपर कॉइल पेटी जाती है, ये देखें मैंने सैंपल के तौर पे कॉइल पेटी हुई है, ये देखें जी, ये जो व्हाइट कलर का सिलेंडर है ये कोर है, और ये जो रेड आपको नजर आ रहा है जी ऊपर, ये कॉइल है, और ये इसका एक सिरा है जनाब, और ये इसका दूसरा सिरा भी मैं इसके नीचे आपको स्प्रिंग भी लगा के दिखाता हूँ थोड़ी देर में। तो हम कॉइल लपेटेंगे एक सिलेंडर के ऊपर, सॉफ्ट आयरन के सिलेंडर के ऊपर कॉइल लपेटेंगे। एक तो ये जनाब, और दूसरा ये कि अगर आप इसको, ये जो आपको नजर आ रहा है गैल्वानोमीटर, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अगर आप इसका टॉप व्यू देखेंगे ऐसे करके, टॉप व्यू में ये नॉर्थ पोल है, ये वाला साउथ पोल है। मैं टॉप व्यू भी आपको दिखाता हूं यहाँ पे, ये देखें, ये नॉर्थ और ये वाला साउथ पोल। अगर इसके अंदर कॉइल आप रखेंगे, लेकिन ये कॉइल यहाँ पे ऐसे है, ये देखें सिलेंडर के ऊपर लपेटी हुई, तो अगर आप टॉप व्यू देखेंगे तो कॉइल आपको ये ऐसे नजर आएगी। देखें ये कॉइल ऐसे, तो ये मैं रेड से ही यहाँ बना देता हूँ, ये देखिए जी, ये कॉइल ऐसे है। तो फिलहाल तो आप देखें कि कॉइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है,
तो एंगल 0 है, अल्फा 0 है। लेकिन जब कॉइल यहां से रोटेट करके यहां पे आएगी, जब ये कॉइल यहां से ऐसे रोटेट करके यहां पे आएगी, अब कॉइल का प्लेन है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो एंगल तो 0 नहीं है। नतीजा क्या होगा, यहां पे टार्क मैक्सिमम है, यहां पे टार्क कम है, करंट उतना ही है लेकिन टार्क कम हो गया, तो सही मेजरमेंट नहीं हो रही, सही पता नहीं चल रहा कि करंट कम हो गया है या टार्क एंगल चेंज होने की वजह से मुतासर हुआ है। तो हमने यहां पे क्या करना है जनाब कि मैग्नेट के पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनको फ्लैट नहीं रखना, बल्कि क्या करना है, इनको बना लेना है हमने जनाब आली कनकेव। क्या करना है जी, इनको कनकेव बनाना है जनाब, ऐसे करके। इस कनकेव बनाने से क्या फायदा होगा जनाब, अभी देखते हैं। आपने मैग्नेट के पोल्स को बनाना है, पोल्स ऑफ मैग्नेट शुड बी कनकेव, और कॉइल को लपेटेंगे सॉफ्ट आयरन के सिलेंडर के ऊपर। वो सॉफ्ट आयरन के सिलेंडर का क्या फायदा है ये मैं बाद में बताता हूं, पहले हम ये कनकेव होने को डिस्कस कर लें। लेकिन अगर ये कनकेव है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलेंगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की तरह। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होंगी, देखिए यहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी ऐसे, यहां से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगी इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे, यहां से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगी ऐसे करके, यहां से होगी ऐसे करके, यहां से होगी ऐसे करके। तो आप देखें क्या हुआ, अगर मैग्नेट के पोल्स बिल्कुल स्ट्रेट हों तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी पैरेलल, लेकिन मैग्नेट के पोल्स कनकेव बना दिए हमने, जब ऐसे बनाए तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी बन गई हैं जनाब, रेडियल। सो मैग्नेटिक लाइंस शुड बी, शुड बी रेडियल। रेडियल का मतलब क्या है, ये एक सर्कल के रेडियाई बना रही हैं, एक सर्कल के रेडियाई बना रही हैं। इसका क्या फायदा होगा कि जब आप कॉइल को ऐसे रखेंगे तो कॉइल के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 0 होगा। जब आप कॉइल को ऐसे करें, कॉइल घूम के ऐसे हो जाएगी तो कॉइल के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल फिर 0, ऐसे करके करेंगे एंगल फिर 0, ऐसे करके करेंगे एंगल फिर 0। ये देखें जनाब, ये कॉइल है, मैं यहां पे करता हूं ताकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यहां पे कॉइल का प्लेन यहां पे आपको नजर आ जाए सही तरह से। कॉइल का प्लेन ऐसे, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे, कॉइल घूम के ऐसे हो गई, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स और कॉइल का प्लेन परपेंडिकुलर सेम डायरेक्शन में पैरेलल, ऐसे करके कॉइल ऐसे हो गई, कॉइल का प्लेन और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फिर से पैरेलल, मतलब अल्फा फिर भी 0। तो अल्फा 0 करने के लिए हमने क्या किया, हमने मैग्नेट के पोल्स को कनकेव कर दिया बाय मेकिंग पोल्स ऑफ मैग्नेट कनकेव, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स शुड बी रेडियल। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडियल हो गई हैं, उससे क्या फायदा हुआ कि अल्फा 0 हो गया, cos 0 1 हो गया। तो जनाब वो रोड़ा मुक गया हमारा कि कॉइल की डायरेक्शन चेंज होने से, एंगल चेंज होने से जो टार्क पे फर्क पड़ रहा था, वो मसला हल हो गया है। तो जनाब मैग्नेट के पोल याद रखिए, मैग्नेट के पोल्स कनकेव करने से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडियल हो जाएंगी, जिसकी वजह से अल्फा 0 होगा। इसमें सिलेंडर का काम नहीं है। सिलेंडर किस काम आता है, सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर रखा जाता है। सॉफ्ट आयरन का मतलब ये नहीं है कि उसे हाथ से मोड़ा जा सकता है, ये असल में सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। केमिस्ट्री वालों को थोड़ा सा आइडिया होगा, फिजिक्स में 17 चैप्टर में जाके हम पढ़ेंगे। सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर मतलब जूनियर क्लास में आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा होता है कि कॉइल को लपेटे मेख के गिर्द, लोहे की मेख के गिर्द, कॉइल में से करंट गुजारें, वो मेख मकनातीस बन जाती है, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ये जब कॉइल में से करंट गुजरेगा तो ये जो सिलेंडर है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, ये आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता है, आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है। तो करंट गुजरने की वजह से ये सिलेंडर मैग्नेटाइज होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड भी है, जिस मैग्नेट में हमने, जिस मैग्नेटिक फील्ड में हमने इस कॉइल को रखा वो मैग्नेट भी है, और करंट गुजरने पर ये सिलेंडर भी मैग्नेटाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो ये कोर मटेरियल के तौर पे, यानी कॉइल को सॉफ्ट आयरन के सिलेंडर के ऊपर वाइंड करने से क्या फायदा हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई, और ये भी बड़ा फायदा देगा, ये भी हम डिस्कस करते हैं। तो जनाब अब करना क्या है कि आपने यहाँ पे इसके अंदर कॉइल को इंसर्ट किया, अब आपने जनाब यहाँ पे लगाया जाता है एक मिरर।
आईनाए अय्याम में आज अपनी अदा देख। वो अदा देखने के लिए मिरर नहीं है ये मिरर भी किसी खास काम के लिए है। देखते हैं, क्वाल के ऊपर मिरर होगा, क्वाल घूमेगी, मिरर भी रोटेट करेगा, इससे हम फायदा लेंगे। देखते हैं, लो जी, क्वाल से करंट गुजरा तो क्वाल रोटेट कर गई। अब करंट जितना ज्यादा होगा टार्क उतना ज्यादा अमल करेगा, रोटेशन उतनी ज्यादा होगी। जो ही करंट गुजरना बंद होगा तो क्वाल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। ये ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लेके आने वाला कौन है? ये वाला स्प्रिंग। ये जरा बड़े साइज का स्प्रिंग होगा, जरा आपको दिखाने के लिए। ये देखिए जनाब, ये स्प्रिंग है। आई होप कि आप देख सकते होंगे। देखें जी, ऐसे करके ये हमने हेलिकल स्प्रिंग है, तो ये किसी और काम के लेबोरेटरी में होता है, दिखाने के लिए मैंने आपको निकाल लिया। अब आप देखें, जब ये क्वाल रोटेट करेगी तो देखें ये स्प्रिंग ऐसे घूमेगा और जो ही आप छोड़ेंगे ये वापस आ जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, करंट गुजरा, क्वाल रोटेट कर गई, ये पॉइंटर की मूवमेंट बता रही है, क्वाल रोटेट कर रही है। जो ही आप छोड़ेंगे ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। ये क्वाल को वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आएगा। ये देखिए, मैं यहाँ पे इसको बांध देता हूँ। लो जनाब, ये क्वाल के दूसरे नीचे वाले सिरे के साथ हमने इसको ओहो हो ये ना हो सारा वीडियो का टाइम हम स्प्रिंग ही बांधते रहें। लो जी, चलो उम्मीद दसो। हाँ, बात मान नहीं रहा, नलायक आदमी है। चलो ये देखें, ऐसे करके एक करंट लीड ये बन गई, ये वाली, ये करंट लीड, ये रेड वाला धागा शायद आपको नजर आ रहा होगा आई होप के वीडियो में। और ये नीचे ये स्प्रिंग है, जब क्वाल रोटेट करेगी स्प्रिंग भी रोटेट करेगा। और ये स्प्रिंग में जो रीस्टोरिंग टॉर्क है, देखें जनाब, अब जब यहाँ पे क्वाल पे टार्क अमल करेगा, क्वाल रोटेट करेगी तो इस स्प्रिंग पर भी टार्क अमल करेगा, स्प्रिंग पर भी यही टार्क अमल करेगा, ये इसको रोटेट कराएगा। अब देखें जरा, याद कीजिए, वेरी प्रीवियस वीडियो में टार्क ऑन करंट कैरिंग क्वाइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड वाली वीडियो में, उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्वाइल जब रोटेट करती है तो एक्चुअली इस पर कपल अमल करता है, डबल टार्क अमल करता है। वही कपल इस स्प्रिंग पर अमल करेगा। तो ये जो कपल है जनाब, इसे कहते हैं डिफ्लेक्टिंग कपल। क्या कहते हैं? डिफ्लेक्टिंग कपल, या इसे कहते हैं जनाब टॉर्शनल कपल भी कहते हैं। डिफ्लेक्टिंग कपल, कपल का लफ्ज़ मुंह पे हमारे जरा कम चढ़ा होता है, अगर चढ़े तो किसी और मानों में चढ़ा होता है, लेकिन बहरहाल आपने इसको सही मानों में समझना है। अगर समझना कपल ही है, अगर आप टार्क भी कह लेंगे ज़हनी तौर पे तो चलें, जरा समझना, बात को फ्लो में याद रखना आसान होगा। तो डिफ्लेक्टिंग कपल या टॉर्शनल कपल है जनाब, दैट इज इक्वल टू NIAB। ये जो टार्क है ये डिफ्लेक्ट कराने वाला है, ये इसे रोटेट कराने वाला है। लेकिन स्प्रिंग में चूंकि इलास्टिसिटी पाई जाती है, जो ही आप इसे घुमाने की कोशिश करेंगे वापस ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, तो एक और टार्क पैदा होगा जो इसे वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आएगा या लेके आने की कोशिश करेगा, और वो होगा बेटा जी रीस्टोरिंग कपल। रीस्टोरिंग कपल, और ये रीस्टोरिंग कपल क्या है? आपने हुक्स लॉ पढ़ा हुआ है। अब हम लिखने वाले हैं हुक्स लॉ फॉर एंगुलर मोशन। लीनियर मोशन के लिए हुक्स लॉ क्या था? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर मोशन के लिए क्या है? टार्क यानी कपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। थीटा क्या है? ओरिजिनल पोजीशन से जितना ये क्वाइल डिस्प्लेस होती है, ओरिजिनल पोजीशन से जितना ये क्वाइल डिस्प्लेस होती है वो एंगल है जनाब अली थीटा। तो जाहिर बात ये हुक्स लॉ जो एप्लीकेबल है ये इलास्टिक लिमिट के अंदर ही एप्लीकेबल है, तो हम भी इलास्टिक लिमिट के अंदर ही रहेंगे। हुक्स लॉ फॉर एंगुलर मोशन एप्लीकेबल है, तो डिफ्लेक्टिंग कपल जितना होगा रीस्टोरिंग कपल भी उतना ही होगा, और ये रीस्टोरिंग कपल उसे वापस लेके आएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर। ये देखें जरा, मैं इसे घुमाता हूं काफी सारा, जब आप छोड़ेंगे ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। देखें, इसे घुमाया और जब छोड़ा तो ये वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो जनाब रीस्टोरिंग कपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करें तो रीस्टोरिंग कपल इज इक्वल टू सी थीटा। सी है बेटा जी यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड इट इज कॉल्ड एज सी इज कपल
फॉर यूनिट ट्विस्ट, कपल फॉर यूनिट ट्विस्ट, ट्विस्ट क्या है, गेड़ा, चक्कर, कपल फॉर यूनिट ट्विस्ट, जो एक गेड़े के लिए, एक चक्कर के लिए कितना रीस्टोरिंग कपल अमल करता है इस स्प्रिंग पर। ये जो आपने यहाँ पे स्प्रिंग लगाया हुआ है ताकि कॉइल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, ताकि दोबारा से करंट गुजरे तो फिर से ये रोटेट करे और हमें करंट की मौजूदगी की इतला दे। मैं एक दफ़ा फिर बता दूं, गैल्वानोमीटर हमें करंट को डिटेक्ट करके देता है, मेजर नहीं करता। हम इस बात को भी एक्सप्लेन करेंगे लेकिन लेक्चर में आगे जाके। तो जनाब जो डिफ्लेक्टिंग कपल या टॉर्शनल कपल है और रीस्टोरिंग कपल है, ये इनमें से एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, लेकिन न्यूमेरिकली दोनों इक्वल होंगे। न्यूमेरिकली इक्वल होने का मतलब ये है कि NIAB इज इक्वल टू सी थीटा। अभी सी भी हमने एक्सप्लेन करना है कि ये किस किस पे डिपेंड करेगा। तो बहरहाल ये डिफ्लेक्टिंग कपल इज इक्वल टू रीस्टोरिंग कपल। तो इसका मतलब है कि जितने ज्यादा जोर से इसको घुमाया जाएगा उतने ही ज्यादा जोर से ये वापस आने की कोशिश करेगा। जनाब आप करना क्या चाहते हैं, गैल्वानोमीटर आपको करंट को डिटेक्ट करके दे रहा है, तो आप गैल्वानोमीटर को करंट डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं I इज इक्वल टू सी थीटा ओवर NAB। ओके जी, तो जनाब यहाँ पे आप देखिए I इज इक्वल टू सी ओवर NAB हम अलहदा करके लिखते हैं और थीटा हम अलहदा करके लिख लेते हैं। क्यों जी, अभी देखते हैं। देखिए जी, ये इक्वेशन अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। I करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, करंट जितने, ये सारे कांस्टेंट्स हैं। करंट जितना ज्यादा गुजरेगा कॉइल में से, थीटा यानी कि डिफ्लेक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। करंट जितना ज्यादा होगा डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, करंट कम होगा डिफ्लेक्शन कम होगी। लेकिन जी अब गैल्वानोमीटर ने हमें करंट को डिटेक्ट करके देना है, तो जब गैल्वानोमीटर ने करंट को डिटेक्ट करके देना है तो एक अच्छा गैल्वानोमीटर कौन सा होगा, जो कम से कम करंट को भी डिटेक्ट कर लेगा, जो कम से कम करंट को भी डिटेक्ट कर लेगा। अब इसका मतलब है कि वो सेंसिटिव गैल्वानोमीटर है। एक अच्छा गैल्वानोमीटर सेंसिटिव गैल्वानोमीटर होता है। सेंसिटिव गैल्वानोमीटर का मतलब ये है कि थोड़े से करंट से भी डिफ्लेक्शन दे दें। कहते हैं जी ये जो बच्चा है, और मैं एग्जांपल के दे रहा हूँ, यहाँ कोई बच्चा नहीं है एक्चुअली, कि जी ये जो बच्चा है जनाब बड़ा सेंसिटिव बच्चा है। वो सेंसिटिव बच्चे का मतलब क्या है कि इसे हल्की सी भी चपेट मार दे रोना शुरू कर देता है। एक ढीठ बच्चा, पाकिस्तानी बच्चा है, कुछ उन्नमुखी भी होते रहे, कोई कुछ नहीं करता। वो जो सेंसिटिव बच्चा है, वो एक वालदा माजदा अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गई ना, उस्ताद जी से कहने लगी कि सर जी ये हमारा बच्चा बहुत सेंसिटिव है, अगर कोई गलती हो जाए इससे, अगर आपने इसे मारना हो या डांटना हो तो इसे कुछ ना कहीं इसके साथ वाले बच्चे के चपेट मार दें, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। इतना सेंसिटिव बच्चा है कि उसको ठीक करने के लिए आंडी गोंडी मार दो। बहरहाल गैल्वानोमीटर सेंसिटिव गैल्वानोमीटर है। इसका मतलब है कि थोड़े से करंट से भी ये आपको डिफ्लेक्शन देगा, थोड़े से करंट से भी डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो थोड़े से करंट से डिफ्लेक्शन देगा तो आई। अब एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर कौन सा गैल्वानोमीटर है जो करंट के लिए डिफ्लेक्शन दे ज्यादा से ज्यादा। 2 3 4 5 6 गैल्वानोमीटर हमारे पास यहाँ पड़े हुए हैं। इनमें से सबसे बेहतर, सबसे सेंसिटिव गैल्वानोमीटर कौन सा है, वो गैल्वानोमीटर सबसे सेंसिटिव है जो उतने ही करंट के लिए सबको एक जैसा करंट दे, और उनमें से जो थीटा जितना ज्यादा प्रोवाइड करे, जिसकी कॉइल जितनी ज्यादा डिफ्लेक्ट कर जाए, वो उतना ही ज्यादा सेंसिटिव है। तो जनाब फॉर सेंसिटिव गैल्वानोमीटर, फॉर सेंसिटिव गैल्वानोमीटर, एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर के लिए क्या होगा। देखिए फर्ज करें कि आई है, आमतौर पे करंट माइक्रो एम्पेयर की रेंज में होता है, जिसके नतीजे में ये डिफ्लेक्शन दे देता है। तो हम फर्ज कर लेते हैं जनाब के 5 माइक्रो एम्पेयर करंट है। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 2 फैक्टर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ये कांस्टेंट है और एक ये थीटा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जवाब आना चाहिए 5 माइक्रो एम्पियर A इंटू B। 2 टर्म है, 2 रकमें हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से जवाब आना चाहिए 5 माइक्रो एम्पियर। तो सेंसिटिव गैल्वानोमीटर के लिए थीटा ज्यादा होना चाहिए, B शुड बी मैक्सिमम, तो टर्म A शुड बी मिनिमम। फॉर सेंसिटिव गैल्वानोमीटर C ओवर NAB शुड बी मिनिमम। एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर के लिए C ओवर NAB मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो जनाब अब ये C ओवर NAB को मिनिमाइज कैसे करें,
बस ये काम हमने आज के लेक्चर में भी करना है जनाब। डिनोमिनेटर में जो बटे के नीचे वाली वैल्यूज हैं इनको ज्यादा करते जाएं, बड़ा करते जाएं, जवाब कम होता जाएगा। एंड नंबर ऑफ टर्न क्वाल की ज्यादा कर दें, गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव हो जाएगा। अब नंबर ऑफ टर्न एक लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकते आप, क्वाल वजनी ना हो जाए, घुमाना ही मुश्किल हो जाए। इसी तरह से एरिया ज्यादा तो कर दें लेकिन इतना ज्यादा भी ना करे, एडा वड्डा गैल्वेनोमीटर चुकना ही औखा हो जाए। पोर्टेबल भी रखना, उसको उठा के भी ले जाना है, तो एरिया भी जितनी की लिमिट में रहते हुए ज्यादा किया जा सकता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा करें, ये वाला मैग्नेट भी, ये वाला जो परमानेंट मैग्नेट जिसके अंदर क्वाल को रखना है ये बड़ा रखा जाए, एडा वड्डा रख दिए, ये भी नहीं पॉसिबल। जितना बड़ा हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट देने के लिए हम क्वाल को वाइंड करते हैं सॉफ्ट आयरन के सिलेंडर के ऊपर, ताकि जब करंट गुजरे ये भी मैग्नेटाइज हो जाए, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा, जिसके नतीजे में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है किस काम के लिए? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ज्यादा करने के लिए। तो नंबर ऑफ टर्न ज्यादा कर दिया, एरिया ज्यादा कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा करने के लिए सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर हमने इंसर्ट कर दिया। सॉफ्ट आयरन मतलब सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है, इसको ज्यादा कर दिया। यानी कि NaB, चले मैं ऐसे की बजाय Na and B शुड बी मैक्सिमम जितने को हो सकते हैं, और C शुड बी मिनिमम, बटे के ऊपर वाली वैल्यू कम करना पड़ेगी, तब जवाब छोटा आएगा। C क्या है बेटा जी? कपल फॉर यूनिट ट्विस्ट, कपल रीस्टोरिंग कपल, रीस्टोरिंग टार्क, मतलब किसी स्प्रिंग में ये वाला जो स्प्रिंग आपने साथ लगाया है इसमें रीस्टोरिंग कपल, रीस्टोरिंग टार्क जितना कम से कम होगा, रीस्टोरिंग कपल या रीस्टोरिंग टार्क जितना कम से कम होगा उतना ही गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होगा। रीस्टोरिंग टार्क या रीस्टोरिंग कपल कम होने का मतलब क्या है कि जब आप स्प्रिंग को गेड़ा दें, चक्कर दें, या जब ये रोटेट करे तो इसको वापस लेके आने वाला, ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लेके आने वाला टार्क कम से कम हो। देखिए हमारी ख्वाहिश क्या है, हमारी कोशिश क्या है? हमारी कोशिश ये है कि कॉइल ज्यादा से ज्यादा रोटेट करे, और ज्यादा से ज्यादा रोटेट कब करेगी? जब वापस रीस्टोरिंग फोर्स या रीस्टोरिंग टार्क जितना कम होगा उतना उसको खींच के ले जाना आसान होगा। तो रीस्टोरिंग कपल कम से कम रखना पड़ेगा। और ये C कम कैसे रखेंगे? C शुड बी मिनिमम, तो C को मिनिमाइज करने के लिए C कपल फॉर यूनिट ट्विस्ट इज मिनिमम फॉर, ये जो स्प्रिंग आपने बनाना है, एक तो जनाब इसकी जिस तार से, जिस वायर से बनाना है वो जनाब बारीक होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए, स्प्रिंग भी बारीक होना चाहिए। C is minimum for thin and long spring। जनाब अगर स्प्रिंग थिन है, बारीक है, ये जरा मोटा सारा है, बारीक स्प्रिंग है और लॉन्ग स्प्रिंग है, जितना लंबा स्प्रिंग है उसको चक्कर देना उतना आसान होगा। लंबा, ये तो मैं इसी को खींच के लंबा कर रहा हूं ना, लेकिन जितना लंबा स्प्रिंग होगा उसको, उसके जो बल हैं उनको ऐसे करके मरोड़ी देना, उसको घुमाना उतना आसान होगा, और जितना छोटा स्प्रिंग है उसको घुमाना उतना ही मुश्किल होगा। लॉन्ग और थिन स्प्रिंग के लिए C की वैल्यू कम से कम होगी, तो C शुड बी मिनिमम एंड NaB शुड बी मैक्सिमम फॉर अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। और सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? थोड़े से करंट से भी डिफ्लेक्शन अच्छी खासी ज्यादा दे देगा। तो एक गैल्वेनोमीटर को स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं और एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कैसे काम करेगा, और ये करंट को डिटेक्ट तो कर सकता है, मेजर क्यों नहीं कर सकता, ये देखेंगे हम अगली एपिसोड में। तो इंतजार कीजिए गैल्वेनोमीटर पार्ट 2 का।